एयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं नीट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और मैं जैसे कि सिस्टम का एक हिस्सा हूं, मैंने इस बार इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी की थी। तो इस तरीके से जो चीजें जो अब तक मीडिया में मेरे ख्याल से किसी भी चैनल पे आया नहीं है, वो चीजें मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके से कौन जिम्मेवार है, पर्दे के पीछे कौन है, जो लोग यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर के साथ जो खेल हो रहा है। एक बार कितने जो दिन रात बच्चे एक करके मेहनत करके पढ़ते हैं और उसके बाद उनके साथ जो ये जाती हो रही है, और क्या ये इसी साल से है या पहले से ही है। एनटीए के गठन से लेकर हर चीज सबूत के साथ मैं इसमें अटैचमेंट भी हर जगह अटैच करूंगा। किस अखबार में कौन सी खबरें छपी है, किस न्यूज़पेपर में क्या था और किस जगह चैनल पे क्या दिखाया गया और क्या छिपाया गया, हर चीज आपके सामने रखने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ढंग से देखें और इस चीज की आवाज को बुलंद करने में मदद करे, ताकि ये लोगों तक, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 41 पेपर लीक हुए हैं, यानी कि करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लेकिन सरकार को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारी चीजों को देखकर अटैचमेंट में इसमें मैंने पहले कहा कि डालूंगा भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इसमें बता रहा हूं कि किस तरीके से एक तरह, अगर आप एक तरफ देखें कि जो आम बच्चे हैं उनके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े काट दिए जाते हैं क्योंकि वो जो है उन्होंने ये पहना, ऐसा पहना, कोड है, ड्रेस कोड है ना, कोई जूते शूज नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। क्या ये सभी उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि एक आम बच्चे हैं और उनके लिए कोई नहीं जो कि वाया पटियाला चले आते हैं? यानी कि उनके लिए बिल्कुल ही आप देखिए कि मैं पॉलिसी मैटर को लेकर भी इन पे कई खुलासे करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर एनटीए का गठन जब 2017 में हुआ और उसके बाद क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसका मकसद रहा था, किस चीज के कारण उसको जो है ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो आए थे, तो क्या वो वहां कहां तक वो सफल रहे और क्या उनका मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव वही था जो दिखाया गया था या वो सिर्फ छलावा था। मैं एक सबसे पहले शुरुआत में एक बात कहूं कि जैसे इस बार बच्चों को जो भी पेपर मिले थे, वो ओएमआर जो शीट था उसमें 2 थे, कार्बन कॉपी भी थी। तो कार्बन कॉपी मैं पहले ही इस चीज को देखने के साथ मुझे डाउट हो रहा था कि कार्बन कॉपी बच्चे को ले जाने की इजाजत उसी समय क्यों नहीं, है ना। जब उन्होंने पेपर किया तो दोनों ही कॉपी रखने का क्या औचित्य है ना, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है तो इसमें आप कई चीजें आप बार बार आ जाती हैं। अभी कई मुद्दे आए उसमें, मैंने अभी तक मीडिया में जितनी भी चीजें देखी हैं, कहा कि प्रिंसिपल जिम्मेवार है, कहीं टीचर जिम्मेवार है, कहीं इन्विजिलेटर जिम्मेवार है ना, कौन कौन लोग कहां कहां से निकल के आए। किसी ने ये नहीं कहा कि उस स्कूल का मालिक जिम्मेवार है ना। चाहे वो जय जलाराम स्कूल जहां पे पेपर लीक का मामला आया था, पूरा का पूरा स्कूल बुक था, या चाहे हरियाणा के कई स्कूल थे जहां झज्जर का स्कूल था, 6 के 6 बच्चे टॉप एक जगह से कर जाते हैं। मैं पूरे मैटर क्या क्या है हर चीज को आपके सामने यहाँ रखूंगा, क्योंकि मैंने इसका स्लाइड्स बनाया हुआ है और मैं वीडियो के साथ क्योंकि अटैच करूंगा तो आप उसको देख भी पाएंगे। तो देखा जाए तो हम स्कूल ओनर की तो बात हमने कहीं पे भी नहीं देखी। एक प्रिंसिपल की एक प्राइवेट स्कूल में आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ पाते हैं कि उनकी क्या हैसियत होती है, क्या वो इस चीज को प्रभाव डाल पाते हैं, है ना। या एक इन्विजिलेटर जो है या एक टीचर है या जो ड्यूटी कर रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी बचाने के लिए रहता है। वो इसके लिए होता ही नहीं कि वो, हाँ 1-2% हो सकती है, वो भी पॉलिसी में अगर कहीं गैप है, लूप होल्स है। मैं उनको क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जिम्मेवार असली कौन है। जब हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर जगह उसको सर्विलेंस पे चल रहा है, तो जिम्मेवार तो बड़े लोग हो सकते हैं, है ना। पेपर को जैसे सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पेपर क्या हुआ कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया, बच्चे वहां से निकल कर भाग गए, है ना, और वॉकआउट कर गए। तो क्या मैटर, क्या आप इतनी तैयारी, आपकी इतनी तैयारी थी। अगर मैं एक बात करूं कि एक आपके सामने सबसे बड़ा एक तथ्य ये भी रखने जा रहा हूं कि पेपर का जो क्वेश्चन पेपर थे वो सैटेलाइट से लॉक थे, वो यानी कि सैटेलाइट के थ्रू वो टाइम बाउंड थे और उसके थ्रू वो अनलॉक हो रहे थे। तो फिर पेपर पहले कैसे लीक हो गया। अब दूसरी बात कि लीक हो गया तो 4 मई को, 5 मई को जब पेपर हो रहे थे, 4 मई से इसकी तैयारी चल रही थी और कुछ बच्चों को जैसे कि पटना की खबर आ गई थी और वहां पे जो उनका इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, आपराधिक जो आर्थिक आपराधिक जो शाखा है, उसने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के साथ ही वहां पे जले हुए पेपर भी मिले, बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि निश्चित तौर पे पेपर लीक था।
है ना। पेपर जब लीक था और उस समय 5 मई को जब वो सारी चीजों की होके कार्रवाई हो गई, कई लोग 9, 12, 13 लोग गिरफ्तार भी हो गए, ईओयू ने रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजा कि आप जो है इस पे मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट दीजिए, और नहीं दिए गए। तो इसका मतलब कौन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे पहला प्रश्न मैं आप सभी व्यूअर से पूछता हूं कि क्या ऐसी बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए थी? क्या उस समय सिर्फ इसलिए इन बातों को दबा दिया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे? ये सोचने का विषय है कि हम किस जगह हमने अपने एक, सबसे पहले नीट की बात करें तो ये लोअर क्लास, तो आप समझिए साइंस की पढ़ाई बहुत ही टफ है। या तो वो बच्चा है जो गॉड गिफ्टेड है ना, या वो बच्चा है जिसके पास रिसोर्सेस है, किताबें खरीद पा रहा है, या कुछ और भी। आप लोअर क्लास भी कहिए, वो 1% से भी 0.5% होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए आप, या मिडिल क्लास कह लीजिए, वो लोग अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा देते हैं बच्चों के लिए कि वो नीट क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम होगा, एंड उनको सरकारी कॉलेज मिले, और बहुत सारी उनकी उम्मीदें होती हैं। तो उस पर क्या हुआ, जब एग्जाम ही नहीं होने, एग्जाम होने हैं तो वो लीक हो जाना है। और ये इसी बार क्या हुआ था, ये तो इस बार उन्होंने ब्लेंडर कर दिया कि 4 मई 5 मई से लेकर 4 जून तक इस मैटर को छिपाया जाता है ना, इस पे बहस नहीं होती है। जब क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आ गया था, लोग गिरफ्तार हो गए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला, सिकंदर नाम का जो व्यक्ति है, मैं अभी डिटेल वाइज बताऊंगा, अटैच भी करूंगा, खुलकर कहा कि हाँ ये था, इस तरीके से स्कूल में गए थे, और वहां पे 30 से 35 बच्चों का ऑलरेडी एक कोई प्ले स्कूल था, वहां पे उनको इकट्ठा किया गया था और उनको क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। अगले दिन वही पेपर में आया था, वो बच्चे पकड़े गए, पेरेंट्स पकड़े गए। तो आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा था कि इलेक्शन फिनिश हो जाए, ताकि ये बातें उस समय उठने ना है कि नीट का पेपर हाँ, ये तो मीडिया में तो खबर आ चुकी थी कि नीट का पेपर इस तरीके से आरोप लगा है और पटना में ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए, लेकिन मामले को दबाया गया। किसी मीडिया चैनल ने, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे अभी जंगल में चुनाव जो कविता मैंने अपनी लिखी और जो मैंने पब्लिश तो नहीं करा पाया था, तो मैंने यूट्यूब पे डाला था, हर जगह का है कि ये असली जिम्मेवार ये मीडिया में भी मैं एंकर को दोषी नहीं दे रहा हूं। मीडिया की तो आजकल कंपनियां हैं, मालिक है, 40-45 तो एक ही कंपनी के, अदानी अंबानियों के चैनल हम देख रहे हैं। हम उसमें कहाँ इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट क्या गलतियां कर रहा है, कहाँ पे क्या हमारे साथ अत्याचार हो रहा है ना। और अभी भी हम नहीं जगेंगे तो होता रहेगा। ये तो अभी मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैं कई चीजों को तथ्य आपके सामने रखने वाला हूँ कि पता नहीं कितने सालों से एक ऐसा गोरख धंधा चल रहा था और हम कर क्या रहे थे, और इस गोरख धंधे में हम सभी एक तरीके से जिम्मेवार हैं। कैसे जिम्मेवार है? क्योंकि हमने इन मुद्दों पे हमने अपनी जागरूकता नहीं दिखानी है, हमने तो ये दिखानी कि हाँ हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क जिन पे पड़ रहा है ना। हम तो इस तरीके के, हमें तो बस इससे मतलब है कि हम अंधभक्ति में लीन है, चाहे वो किसी न किसी पार्टी को लेकर है। तो आखिर जब वो 5 तारीख को वो हुआ राजस्थान, और जो गोधरा में जो बात हुई, जो जलाराम स्कूल है, वहां पे पूरा का पूरा स्कूल ही फिट था, है ना। आपने प्रिंसिपल को कर लिया, चलो अरेस्ट कर लिया, 5 तारीख को कर लिया, वहां की जो शाखा थी, है ना, जो वो वडोदरा पुलिस की, तो उन्होंने जो इंक्वायरी की उसमें कई चीजें निकल कर आई। 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए वो थे। झारखंड से, उड़ीसा से, पता नहीं कहां कहां से बच्चे उसी सेंटर पे क्यों आए थे, क्या उनका औचित्य था। तो गोधरा का क्या मतलब, गुजरात से वो चीजें, क्या पेपर लीक हुई थी और क्या क्या चीजें। 3 तरीके, एक और भी है, एक और भी जहां सॉल्वर थे, पेपर की जगह जो इंपर्सनेशन का केस था, दूसरे बच्चे बैठे थे, वो केस भी पकड़ में आया। यानी कि बड़े लेवल पे ये काम चल रहा था। और यानी कि जो हम कहते हैं ना, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि एक यूनिफिकेशन होता है, एक डाइवर्सिफिकेशन होता है पावर का। जो पावर का पूरे जो AIPMT का जो एग्जाम होता था, जो प्री मेडिकल टेस्ट ऑल इंडिया का, उसके पहले जो है हर एक और भी जो किए जाते थे, CBSE जो ले रहा था 16, 17, 18 में, तीनों साल का पेपर जो नीट का था, वो CBSE के हैंड, मतलब बागडोर में संभाला गया था। उसके बाद जब 13 में इसकी स्थापना हुई थी तो बहुत सारी चीजें थी, मैं अभी इसको तथ्य के साथ भी रखूंगा और अटैचमेंट भी दूंगा। लेकिन जब ये चीजें क्लियर हो गई कि वहां पे जो व्यक्ति था वो पकड़ में आया, एक व्यक्ति जो बीजेपी का कंसल्टेंसी था, जो उस स्कूल से अटैच था, वो भी पकड़ में आया। तो फिर ये सारी चीजें मीडिया और सब चीजें कर क्या रहे थे, ये जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या ED और CBI ये सब चीजें केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए होती हैं क्या?
मतलब क्या है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है। आजकल मैं इसमें मीडिया पे कई डिबेट आजकल देख रहा था, तो उसपे आ रहा था कि विपक्ष ने जो संविधान खतरे में है ये मुद्दा बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाया। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मीडिया प्रश्न पूछने को तैयार नहीं है, जो एक कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ हम जिसको कहते हैं, तो संविधान खतरे में कैसे होता है? ऐसे तो होता है। ये तो पहचान है इसकी कि मीडिया प्रश्न नहीं पूछे, सरकार की आलोचना ना किया जाए, कोई उसके विपक्ष में बोले तो उसको अंदर कर दिया जाए। संविधान खतरे में, यही तो इसकी पहचान है ना, कोई और तो पहचान है नहीं, है ना। कि ईडी सीबीआई का रोल जो तोता मैना तो पहले से आए थे, लेकिन शिक्षा के साथ इनमें सुधार आना चाहिए। शिक्षा के साथ लोग अवेयर होते हैं, तो नेताओं को डर होना चाहिए कि हम चुनाव हार जाएंगे, हमें तानाशाही नहीं करनी। लेकिन जब वो डर खत्म होने लग जाए तो हम समझ सकते हैं कि संविधान में तोड़ मड़ोड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी गुजरात में एक केस निकल के आया, गोधरा में चीजें निकल कर आई, है ना, उसके बाद भी ना तो ईडी, ना तो सीबीआई, ना तो कोई और सबसे बड़ी चीज मीडिया क्या कर रहा था? क्या मीडिया वालों के बच्चे एग्जाम नहीं देते क्या? या किसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के बच्चे हैं, चलो उनको उन्होंने सीटें खरीद ली होंगी, या मीडिया ने भी, हो सकता है उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि धंधा तो सामने का कुछ और है, पीछे का कुछ और चल रहा है। तो ये बात ठीक है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी किसके लिए वोट देता है? अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए देता है। मैं कई तथ्यों को आपके सामने जो रख रहा हूं, आप इस चीज को समझिए कि लास्ट 5 साल में 41 पेपर लीक हुए, और जबकि 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स इससे अफेक्ट हुए थे। और इंक्वायरी और एविडेंस पॉइंट कर रहा है कि नीट पेपर लीक हुआ था। जो बिहार की जो शाखा है उसने खुल्लम खुल्ला ये चीज कहा कि जो है पेपर लीक का, क्योंकि जब जले हुए पेपर मिले, वो क्वेश्चन पेपर रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजने लग रहे हैं, और एमटीए ने उनको नहीं दिया कुछ भी। तो इसका मतलब क्या होता है? साफ सी बात है, वो एंगेज थे कहीं ना कहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मिनिस्टर थे, 2021 से मिनिस्टर है, आते वो ये कह देते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो खुद एंगेज है? मेरा ये जो खुद का मानना है कि नेताओं की मर्जी के बिना, मिनिस्टर्स की मर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसमें जो चेयरपर्सन है एनटीए के, मैं उनका और भी चीजें अटैच कर रहा हूँ, आपके सामने अटैच करूंगा। इस वीडियो में आप देख पाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ देखेंगे कि किसको किस लिए कहाँ बनाया जाता है, और जो उनके जनरल हैं उनका भी मैं इसमें करूंगा कि जो चेयरपर्सन और जो दूसरे डायरेक्टर हैं उनका क्या रोल होता है, और कौन कौन से कहां से आके इस पद पे शोभित हो रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा। इसमें जो है एविडेंस नीट का पेपर लीक का, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, उसमें 25 लाख लोग जो है अफेक्ट हुए थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी तक उनके पेपर दोबारा नहीं हुए हैं। इसके बाद प्रॉब्लम आई कहां? तो 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे। बहुत सारे तथ्य जो ऑलरेडी आपके सामने आए हैं, मैं बस शॉर्टकट में रख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने सारी बातें विद प्रूफ आपके सामने रखूं, और वो चीजें भी बताऊं जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है। जैसे एक बात मैं ये कह दूं कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जो नीट का ये जो पेपर था, ये सैटेलाइट के थ्रू लॉक था। जब सेंटर में पहुंचा तो सेंटर कहां से कुछ भी गलत करेगा? गलत तो यानी कि ऊपर से करा जाएगा, कोई ऊपर से कर सकता है ये सब गलत, क्योंकि सेंटर के हाथ में क्या, सैटेलाइट से लॉक सिस्टम आपका है, इतनी सिक्योरिटी है कि बच्चे अगर फुल बाजू के कपड़े पहन के आ जा रहे हैं तो आप उसको काट दे रहे हैं। हम खुद गुनहगार अपने आप को मानते हैं कि हमने ऐसे बच्चों पे इतनी सख्ती की कि तुमने ऐसे नहीं, शूज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और बाकियों के लिए कोई सख्ती नहीं है। यानी कि सिर्फ गरीब बच्चों के लिए सख्ती है। वो लाइन में लगते हैं, 2-2 घंटे वहां लाइन में खड़े रहते हैं, भूख प्यास में पड़े रहते हैं, पानी नहीं लाना, बोतल ऐसी है, इतने हजार नियम आप किसको दिखाना चाहते हैं? क्या ये केवल गरीब बच्चों के लिए दिखावा होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है? ये मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं सभी व्यूअर्स के सामने रख रहा हूँ कि ये सिस्टम ऐसे कब तक चलेगा? ये इतने समय से हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जाने लगे? मुझे तो ये चीजें आजकल समझ में नहीं आ रही है कि प्रश्न करना इन चीजों पे हमने छोड़ दिया है। हमें सब अपनी अपनी दिखाई देती है कि हाँ, अपनी नौकरी बढ़िया चलनी चाहिए, अपना बढ़िया होना चाहिए लाइफ। और मुझे तो लगता है कि सबकी लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ रहा है, कितना जीवनचर्या में चेंज आया है। ये सब चीजें मैं इसके सामने अब आपके सामने रख रहा हूँ कि 2020 से 23 में, 2020 में केवल एक बच्चे के 720 थे, 21 में 2 के थे, 22 में 3 के थे, और 23 में 2 बच्चों के थे सिर्फ। यानी कि 8 बच्चे थे आपके पिछले कई सालों में, और आपने एक 67 आ गए। बाद में कहा जाता है उनको ग्रेस दे दिया गया।
ग्रेस किस बात का दिया गया जब आपके नियम में ही नहीं था? प्रश्न एक नहीं है, प्रश्न हजार है। यहाँ पे छिपाने की कोशिश में उन्होंने क्या क्या गलतियां भी की है। और मैंने जो कहा ना कि सैटेलाइट से था, इन्विजिलेटर के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी कि वो अपनी तरफ से तो मतलब ही नहीं है। एक स्कूल के मालिक से आपने प्रश्न नहीं पूछा, है ना? आप प्रिंसिपल को अरेस्ट कर रहे हैं गुजरात में। ये बताइए कि प्रिंसिपल की कोई औकात होती है क्या? किसी भी पब्लिक स्कूल में जब मर्जी हटाए जाते हैं। टीचर की कोई औकात होती है क्या? कोई कुछ नहीं, इन्विजिलेटर के हाथ में कुछ नहीं होता है। बार बार उनको गुनहगार बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है गुनहगार भी हो, लेकिन वो किसके प्यादे, किसके कहने पे काम कर रही है तो सोचना जरूरी है ना। यानी कि अभी तक किसी को भी, अभी तक जितने केसेस हुए हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, बड़े सरगने ऊपर बैठे। और मैं इस चीज को यहाँ अभी प्रूव करने वाला हूं आपके सामने कि कहां से कैसे कैसे एक तरीके की साजिश की जाती है। यूनिफिकेशन के नाम पे पूरे जो है एनटीए के हाथ में बागडोर दी जाती है, और वो किस तरीके से पेपर का झोलमोल कर रहा था। ये बात अलग है कि इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा कर गए। और उसके बाद भी मैं गलत भी मानता हूं कि जब 5 मई को चीजें क्लियर हो गई, पेपर आ गया, तो बवाल क्यों नहीं मचा? किसका इंतजार कर रहे थे? आम आदमी, चलो नेता लोग तो अपने चुनाव खत्म होने का वेट कर रहे थे, है ना। सरकार नहीं चाहती थी कि मुद्दा पहले उठे। विपक्ष क्यों नहीं चाहता था? विपक्ष के क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि विपक्ष ने भी, उनको भी चुनाव में इतने मशगूल थे या उनकी आवाज ही नहीं उठने। और लेकिन सबसे बड़ी चीज तो जनता क्या कर रही थी? जिनके बच्चे खुद नीट के पेपर दे रहे थे, और पेपर जब हो गया कि लीक है, ये है, वो है, तो इसके ऊपर तो उनको बात तो रखनी चाहिए थी। इतना तो है नहीं कि कोई चीजें छिपती है। इसके बाद झज्जर से ही 6 टॉपर्स निकल के आ जाते हैं, ग्रेस मार्क्स भी निकल के आ जाता है। अभी मैं सभी स्कूलों का नाम भी अटैच करूंगा। सेकंड और थर्ड टॉपर जो होते हैं उसके 718 और 17। मैं आपको बता दूं कि जो नीट का पेपर होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, है ना, 45 क्वेश्चंस होते हैं, 30 और 15 करके ऐसे होते हैं, और 4 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स नेगेटिव होता है। तो देखा जाए तो 720 का होता है। अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया अगर, तो 716 मार्क्स आएंगे। या एक गलत कर दिया उसने, तो एक माइनस कर दीजिए आप, 715 आएंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों के नंबर 718, 17 ऐसे भी थे। अब बताओ कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स की उन्होंने। इसके बाद जो है 44 टॉपर्स गॉट ग्रेस। और वो भी क्या, अब देखिए डिस्प्यूटेड आंसर आप मान लेते हैं, आप कोई भी कमी निकालते हैं, आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं आंसर में कोई है, तो कहते हैं कि 2018 की किताबें थी, उसमें पहले कुछ और था, चलो मॉडिफिकेशन होता है एनसीईआरटी। हालांकि वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मुझे जहां तक कि मैंने भी मीडिया में ही देखा है, तो वो क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ऐसा था कि कथन एक सही है, 2 सही है, या दोनों सही है ना। एटम को लेकर, एटम के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर था कुछ। तो अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में, तो आप इतने पेपर को सेट करते हैं कि आपके पास यही एक्सपर्ट टीम है कि उसके बाद भी आपको वही क्वेश्चन सितारे की तरह ढूंढ कर निकालते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टी के नाम पे केवल खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो जी हजूरी करके वहां तक पहुंच गए हैं और काम करना आता नहीं है ना। बस ये है कि 2 नंबर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस वही उन्हीं की जी हजूरी कर रहे हैं, वही सिस्टम ऐसे ही चला रहे हैं। काबिल लोग ऊपर ही नहीं जा पा रहे, चाहे किसी भी लाइन में हो। तो बहुत सारी चीज है कि आपने इतना एक्सपर्ट होकर भी आप लोगों ने पेपर में गलतियां की। कोई ऐसा पेपर नहीं है। मैं अभी हाल का बताऊं, यूपीएससी का एग्जाम और इंटरव्यू दोनों मैंने अभी फेस किया था, और अभी रिजल्ट अवेटेड है कोर्ट के मैटर के कारण। तो हर जगह क्वेश्चन में कोई ना कोई कमियां निकलती। उसमें भी 4, 5, 6 क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्शन डाले हुए हैं, लेकिन सबका सिस्टम का ना, सरकार का जो सिस्टम करने का, काम करने का तरीका ऐसा है कि वो एक सामान्य बच्चे के फ्रेंडली है ही नहीं। वो सब बड़े बड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं। पहले एक कहने में आता था कि जब सोचते थे कि 100 सीटें हैं, 100 में से तो 40 सीटें मानकर चलो अप्रोच वालों के हैं, तो 60 पे अटैक करना है, 60 में से एक सीट मुझे ले लेना है कैसे भी। आज की तारीख में बीच में कंडीशन थोड़ा चेंज हुआ, इंप्रूव हुआ कि नहीं भाई, 100 में से कम 60 सीटें तो जो है जेन्युइन ही लोगों को मिलेंगे। 10 और मान लीजिए, 30% के आसपास करप्शन रह गया है। लेकिन अब सिस्टम फिर रिवर्स हो गया है, पता ही नहीं चलता। 5 साल में मैंने कहा 41 पेपर लीक हुए हैं। ये कोई मैटर है? सरकार को डूब मारना चाहिए। किस लिए बैठे हैं वो? किस लिए बैठे हैं? यही केवल संसद में बयानबाजी करने के लिए बैठे हैं?
है ना। और सरकार किस लिए उनको, किसके पैसे से उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, मैं बहुत ही शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ही बड़े ही उससे कह रहा हूँ कि किसके पैसे से उनको सैलरी मिलती है कि वो एक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं टीवी चैनल पे ये कह के चले जाते हैं कि भाई कोई कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है ना, कोई गुनहगार नहीं है। तो गुनहगार नहीं है तो यानी कि पूरी जनता गुनहगार है जिन्होंने आपको वोट देकर जिताकर वहां तक भेज दिया है। 2021 से आप सीट पर बैठे हैं और लगातार ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। एजुकेशन आपका अगर हम देखें, आपके ट्विटर अकाउंट से लेकर हर अकाउंट पे आपका एजुकेशन का कोई मतलब ही, इसके पहले स्मृति ईरानी जी बना दी गई, है ना। और ऐसे ऐसे लोग जब कहा ना, हम युवाओं को क्या ऐसा मतलब क्या दे रहे हैं, मतलब सीख क्या दे रहे हैं, हम कैसे आइडियल्स उनके सामने पेश कर रहे हैं कि डिग्री नहीं मिले तो बहुत बढ़िया है ना। डिग्री जिसकी है, जिसने मेहनत से पढ़ाई की है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सभी सोचने का विषय है। मैं तो सिर्फ आपके सामने क्वेश्चनिंग रख रहा हूं। इसके बाद भी जो है, वन कैंडिडेट स्कोर 705 बट फेल्ड इन 12th क्लास। 12th में बच्चा फेल हो जाता है लेकिन नीट में उसके 705 मार्क्स आ जाते हैं। सोचने का विषय हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है वो लाबिस जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए उनकी, क्रॉस चेकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बात बढ़ी है तो आदेश दिया है 1563 बच्चों का एग्जाम का, लेकिन मैं कहता हूं कि आप क्यों नहीं 500 से ऊपर बच्चों का जितने भी मार्क्स है उनका एग्जाम दे। और अभी आप के सामने मैं बताऊं कि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और 1700 रुपए लगभग इन्होंने लिए हैं। तो आप समझिए कितने 400 करोड़ रुपए केवल और केवल इस फीस के माध्यम से, 400 करोड़ से ज्यादा, है ना, फीस के माध्यम से ले लिए गए। तो आप किसको लूट रहे हैं? जनता को लूट रहे हैं। वो कौन सी जनता है? आपके अपने घर के तो लोग हैं ना जो आपको वोट दे रहे हैं, है ना। तो उनको लूटा जा रहा है। 400 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। ऐसे ऐसे कितने एग्जाम है जो हो नहीं रहे, क्या आप उनको ब्याज दे रहे हैं क्या उस पैसे पे? किस लिए ऐसा किया जा रहा है? और इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? मीडिया क्यों नहीं प्रश्न उठाता है? बड़े बड़े, मैंने कहा ना, बचपन में मैं जब बहुत खुश होता था जब आता था वो आज तक का ऐड आ जाता था कि सबसे तेज बिजली खड़कती थी, नेताजी धड़कते थे और उधर से घोटाला निकल के आता था। आज देखता हूँ चार चार एंकर बैठ के भी प्रश्न का कोई ये कह दे कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है और अमीर क्यों अमीर हो रहा है, और उस पर कह दे तो अमीर को गरीब कर दे, और उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते। तो मन में आता है कि कैसे लोग हैं ये, अपना जमीर बेच चुके हैं, इनको इतनी भी वो नहीं है, देश से इतना भी प्यार नहीं है और देश के प्यार का ढोंग करते हैं ये। और ऐसी मीडिया को हम क्यों देख रहे हैं? क्या है ये? मतलब हर चैनल पे, जिस चैनल पे भी देखो, चाहे कोई भी हो, सरकार से प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस की बने तो कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, कड़वे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी से पूछे जाने चाहिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी से पूछे जाने चाहिए, तेलंगाना में जिसकी सरकार है उनसे पूछे जाने चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम प्रश्न ही नहीं पूछे और उसके बाद हम दिखावा करें कि हम कितने अच्छे, कितने बड़े देशभक्त हैं। यानी कि देश के वो लोग जो खालिस्तानी बन गए या जिनको नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, ऐसे ऐसे जो है बातों से वो कर दिया गया, वो लोग वो हो गए, मतलब वो गुनहगार हो गए। और ये वो मीडिया है जो गुनहगार बना रही है। मैं ऐसे क्वेश्चन, आज मैं, हालांकि मैं वीडियो नीट पे नहीं लाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने अंत में 2-3 दिन पहले सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो मीडिया कुछ चीजों के पर्दे के पीछे जो है उनको नाम लाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं भी लाने वाला हूं। अभी मैं उनके नाम में कौन कौन क्या है, कैसे है, मैं ये नहीं कह रहा वो गुनहगार हैं, लेकिन उनपे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, जो कि मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। एससी ने ऑर्डर किया, चलिए ठीक है, री एग्जामिन का, लेकिन उसके साथ वो बच्चे ग्रेस मार्क्स जिन्होंने हाई कोर्ट में जिन्होंने कहा टाइम को लेकर, उनको जिन्होंने नहीं भी किया, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो दब जाते हैं, तो उनके साथ क्या। और चलो ठीक है, 1563 से भी बहुत कुछ क्लियर तो होगा ही, लेकिन एक बात बताइए, जब 400 करोड़ से ज्यादा रुपए आपने इकट्ठा किए हैं फीस के माध्यम से, 400 करोड़ के आसपास तो है ही है ना। कुछ के जैसे मान लेते हैं जो कैटेगरी में है उनके 1700 की जगह 1600 है ना, और कुछ के 1000 या 1500 है ना, वो आप एग्जैक्ट देख। तो इसका मतलब 400 350 करोड़ इतने रुपए कम होते हैं क्या? आप रिकंडक्ट करिए। और दूसरी बात, उनको आप एक ही जगह, इतने आपके पास देश में रिसोर्सेज की कमी है क्या? 2 लाख बच्चों का करना है आपने, टॉप 2 लाख बच्चों का देख लीजिए आप, एक पूरे ओपन स्पेस में जहां क्रिकेट का मैच होता है वहां आप अरेंज करके कर दीजिए।
अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं पॉसिबल है, बस सरकार नहीं चाहती, है ना। अभी एनटीए जो बना है इसकी अभी रूपरेखा और काम करने का तरीका, इस पे मैं आऊंगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने बहुत चीजों को इस पे रिसर्च करके देखा है। मुझे नजर आया है कि यहाँ ये चीजें हैं। जब हम कार्बन कॉपी बच्चे को एग्जाम में क्यों नहीं दे रहे बाद में, यानी कि हम ओएमआर शीट को हम बाद में भी भर सकते हैं, जैसा कि अभी कई केसेस में जो गोधरा में आया है ना, कि बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं आता वो भर के खाली छोड़ दे और वहां पे वो भर के उसको कर देंगे, बाद में दे देंगे। और यानी कि वो भरा हुआ कार्बन कॉपी जब उनको मिलेगा तो उसको देखकर वो पेमेंट कर दे उनको फुल पेमेंट। मतलब जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा खुल्लम खुल्ला 2 नंबर काम को ऑर्गेनाइज तरीका बना दिया, वही ऑर्गेनाइज तरीका है। मैं तो इस पे अभी इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज को बंद किया जाना चाहिए। आप कार्बन कॉपी बच्चे को हैंड टू हैंड दीजिए एग्जाम में। जब 2 कॉपी है ही है तो क्यों नहीं बच्चे के सामने उसी समय वो मिले कि एक कॉपी आपने रख लिया, दूसरी कॉपी को आप क्यों रख रहे हैं अपने पास, यानी कि उसमें जरूर आपके हाथ में सारी चीजें सबूत दे दी है। तो ये गलत है। मैं बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पे सरकार, अगर नियत उनकी अच्छी है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे देखना चाहिए पॉलिसी बनाने वाले लोग कौन थे, ये ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और ये मैं जिस प्रोफेशन में हूं मुझे पता है, और मैंने इन्यूलेटर की ड्यूटी कई बार की है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि कार्बन कॉपी दिए जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं दिए जाते हैं, यहाँ क्यों बाद में प्रोविजन है। तो ये सब प्रश्न है जो इसके सामने आएगा। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो बिहार पुलिस ने और इकोनॉमिक जो ऑफेंस यूनिट थे, इन्होंने 3 रिमाइंडर भेजे, उसके बाद भी एनटीए ने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उन्होंने क्वेश्चन पेपर उनको मुहैया कराया ताकि वो जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे। यानी कि उनकी बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई रही होगी, वो चाहते नहीं रहे होंगे कि बात बाहर उठे, और वो किसके दबाव में ऐसा था, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद जो पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा कि जो वडोदरा ऑपरेशन ग्रुप जो था उन्होंने भी अरेस्ट किया था, प्रिंसिपल भी अरेस्ट हुए, वहां के लोग अरेस्ट हुए, है ना। एक कंसल्टेंसी थी वो अरेस्ट हुए, एक बीजेपी के लीडर थे जो भी वहां पे जो लोकल वहां के थे, है ना, वो अरेस्ट हुए, है ना। जो एक पेपर को प्रोवाइड करने वाला एक अपना उनका था, कुछ बच्चे वहां पे पकड़े गए। तो ये सारी चीजें थी, तो क्यों नहीं ऐसा हुआ कि इन पे जांच की गई। इसके बाद मीडिया कवरेज नहीं मिला 4 जून तक, ऐसा ही क्यों था। 4 जून तक आप मई में पकड़े जाते हैं, मई से जून तक ये मामला दबाया जाता है, और 14 जून को रिजल्ट आना था, आप 4 जून को पहले ही रिजल्ट दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ताकि इसमें फंसा रहे मामला। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है, और ये धंधा आज से नहीं चला रहा, पहले से चला रहा है। मैं खुल्लम खुल्ला इस चीज को कहने लग रहा हूं कि क्यों, क्योंकि जब आप पहले के हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो आपको एक जंप नजर आता है एकाएक, है ना। और वो चीजें बताती हैं कि ये सब के पीछे मंशा ही गलत थी। जैसे मैंने कहा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे मंशा ही गलत थी, ताकि हमें चंदा मिले। जैसे कहते हैं ना कि क्या होता है, कोई किडनैप कर लेता है, बदले में उसके पैसे उगाही हो जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही ईडी सीबीआई वगैरह क्या करती है, बंदे को उठा लेती है, फिर उनके खाते में, सरकार के खाते में पैसा चला जाता है, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज किडनैपिंग है सरकारी। तो ऐसा ही यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका मेन ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम का ना बहुत सारे इसके मोटिव थे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, असेस करता है ये कॉम्पिटेंसी को, कैंडिडेट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, रिक्रूटमेंट को, और बहुत सारे एग्जाम लेता है ये सीयूईटी, बहुत सारे बड़े बड़े जो भी हायर एजुकेशन वगैरह का काम जो है, एमएचआरडी जो अब तो ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, और इनके तहत ये चीजें स्टेब्लिश की जाती है, हायर एजुकेशन के लिए किया जाता है। तो मकसद क्या था? जब आप इन चीजों में एंगेज निकल के आते हैं तो मकसद, यानी कि आपका तो सही नहीं है, मकसद सही नहीं है, तो आपके पीछे कौन है वो आपको बताना चाहिए। इसके बाद जो नोडल एजेंसी है, कंडक्ट करता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट का जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है 2019 से कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि सीबीएसई 2016, 17, 18 में किया था कंडक्ट उसने, है ना। उसके पहले भी बताऊं 2013, 14 में काफी बवाल मचा था, जैसे कि बंगाल हो गया, है ना,
इधर से साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स थे, कुछ और भी थे, है ना, उन्होंने मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया लैंग्वेज को लेकर। अभी इसमें कई लैंग्वेजेस में किया जाता है, तो उसके कारण ये मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट में कई कमियां भी निकल के आई, रोक लगा दी गई, फिर मतलब बड़ा वो उसमें लंबा वीडियो हो जाएगा, इतने मैं रिकॉर्ड में जाऊंगा तो। इसके बाद 2017 में हालांकि एस्टेब्लिश हुआ, फिर भी ये कर रहे हैं। अब मैंने जो बताया था कि जो पैसे जो किए गए 4,00,400 करोड़ के आसपास, तो वो इतने पैसे जब इकट्ठा होते हैं और फिर आपका पेपर भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, और मैं तो कहूँ कि जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, जो 720 के नियर अबाउट 680 के आसपास वैसे भी ला रहा है, वो इंटेलिजेंट है, उनको तो जब मर्जी एग्जाम दिला लो, 3 बार नहीं 4 बार दिलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन जो वैसे हैं, अगर एक बार फिर से रिकंडक्ट हो तो ये नहीं कि उनको छोड़ा जाए, है ना, जो पकड़ में आए वो भी। और बड़े चेहरे कौन है इनके पीछे, जो जिनकी बदौलत पेपर लीक हो रहे हैं, जिनकी बदौलत इतने बड़े काम हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है, इसमें कई चीजों को मैं अटैच करूंगा, जो मैंने देखा भी है कि जो ईओयू जो थे, उसके एडिशनल डायरेक्टर जो है जनरल नैयर हसन खान, उन्होंने कहा था टेलीग्राफ में फ्राइडे को कि FIR रजिस्टर किया जाता है और 13 पर जो है आदमी अरेस्ट किए जाते हैं। ये सभी मैं न्यूज़पेपर और जो बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी खबरों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यूनियन, और मैं साथ में आपके अटैचमेंट आपको दिखाई भी देंगी, मैं इसको अटैच करूंगा क्योंकि इस वीडियो को एडिट करूंगा मैं, है ना, क्योंकि वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसके बाद तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं, उन्होंने जब ये कहा कि पूरा चांस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि ये पेपर लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक, है ना, वो कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर इतने लोग अरेस्ट क्यों किए गए? प्रश्न पूछा जाना चाहिए मीडिया से। जिन मीडिया ने, मैं कल वीडियो देख रहा था तो इंडिया टीवी का शायद वो था, तो ऐसे करके उठाया, माइक रखा, पूछा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये कह दिया और उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। क्या दबाव है भाई, किस कंपनी का, किस मालिक के लिए काम कर रहे हैं? यानी कि कान आजकल एंकर सब बंधे हुए, बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा बुरी हालत है उनकी। क्या बोलना है उनको इतनी आजादी नहीं है ना, पता नहीं, ये सबसे पहले लगता है वही गुलाम लोग हुए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट क्या कह रहा है, जबकि इंडिक लीक्ड, वो ये कह रहे हैं। इसके बाद जबकि प्रधान जी बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद जनसत्ता में एक खबर और भी छपती है, और इसमें एक चीज और भी है कि जो NTA है, ऑटोनोमस एजेंसी है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंडर है, और ये नवंबर 2017 में हुआ था। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है प्रदीप कुमार जोशी जी। देखिए, ये मैं प्रदीप कुमार जोशी जी की भी मैंने थोड़ी सी कुंडली निकालने की कोशिश की। मैं नहीं कह रहा, अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। तो ये जनसत्ता में इनके बारे में खबर छपी हुई मिली, तो इसमें जो है प्रदीप जोशी जी जो है, ये ABVP के पदाधिकारी रहे हैं ये, है ना। और दूसरी बात की खुफिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी से भी इनके संबंध थे। उसके बाद जो है RTI से जानकारी सामने आई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने के लिए RSS के प्रचारक ने लिखित सिफारिश की थी। ये मैं जनसत्ता की खबर बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद कुछ चीजों को और भी देखें तो जो है, ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे ये संस्थान में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इन्होंने काम किया, भारत सरकार के, है ना। और उसमें निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। यानी कि NTA के जो चेयरपर्सन है, देखा जाए, ये कहते हैं ना कि जब हम लोग आए दिन सुनते हैं कि उनका तबादला कर दिया गया, उनको ये कर दिया गया, उनको यहाँ से वहां पटक दिया गया, IAS लॉबी को ऐसे ऐसे की, उसके पीछे कारण क्या है? यानी कि जिम्मेवार कौन है, असली चेहरा कौन है? ये हो सकता है कि ये ना हो, इनसे काम करवाया जा रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम किया हो। तो ट्रांसपेरेंट काम किया है तो क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? क्यों नहीं बार बार, जब बिहार EOE ने ये मांगा था कि क्वेश्चन पेपर, तो क्यों नहीं दिए गए? किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? 5 मई को जब पकड़े गए, इतनी सारी चीजें थी, तो मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं इस पे इतनी बहसबाजी हुई? क्यों ये मुद्दे दबाए गए? एक मिनट,
प्रश्न तो उठते हैं ना। मैं तो प्रश्न केवल दे रहा हूं और मैं इसके अटैचमेंट आपके सामने रखूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो है 1900 और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो दूसरे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए, उसका एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है सुबोध कुमार सिंह, है ना, न्यू डायरेक्टर जनरल है ये, है ना। ये इनके बारे में भी अब जान लेते हैं। यानी कि दो मेन पर्सन, हम बार बार मीडिया गुनहगार बता रहे हैं कि एनटीए एनटीए एनटीए, एनटीए के पीछे भी तो कोई चेहरा हो सकता है ना, वो भी तो सोचना पड़ेगा। और कौन हो सकता है? मैं इसमें कोई राजनीति की कोई मतलब ही नहीं है कि राजनीति की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश की और मुझे ये पूरा लगता है कि बिना सरकार के एंगेजमेंट के कहीं पे भी गलत अगर होता है तो उस पर बहुत जल्दी सख्ती होती है, बहुत जल्दी उस पर एक्शन होते हैं, है ना। तो एक्शन अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें जो इसके जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है सुबोध कुमार जी, सुबोध कुमार सिंह, न्यू डायरेक्टर जनरल है ये, है ना। और ये जो है सर्व कर रहे हैं एज एडिशनल डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में भी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इन्होंने काम किया। अब इनके बारे में भी जरा हम देखें तो मैंने जब देखा इनका, तो रायपुर कलेक्टर से उन्हें हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया। उसके बाद ये 2005 में कलेक्टर बने थे, है ना, बनाए गए रायपुर में, छत्तीसगढ़ कैडर के हैं ये आईएएस। 2009 में वो मुख्यमंत्री सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी बने। अब यहाँ पे बीजेपी कनेक्शन नजर आता है। रमन सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तीन टेन्योर उन्होंने पूरा किया 18 तक, है ना। और ये 9 से लेकर 2018 तक रहे और जैसे रमन सिंह की सरकार गई तो इनको वहां से हटाकर कहां बुला लिया गया? एनटीए में। कहने का मतलब बहुत ही विश्वास पात्र रहे होंगे। ये तो जनरल सी बात है कि किस आईएएस को कहां से क्यों उठाया जाता है, कहां से क्यों बुलाया जाता है। और ये बहुत ही काबिल व्यक्ति रहे हैं, ये भी दोनों ही, जितने दोनों नाम आए दोनों ही बहुत ही काबिल है। लेकिन अब ये बात अलग है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं तो वक्त बताएगा। मेरा काम है सिर्फ आपके सामने तथ्य को रखना जो मैं रख रहा हूं। जो वो भी ये जो है पोस्ट है, एजुकेशन पोस्ट से मैंने ये खबर ली है ना। और एबीपी न्यूज की खबरें हैं। एबीपी न्यूज की खबरें गोधरा शहर की थी। जलाराम जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, है ना। और ये बताइए कि जब गिरफ्तार किया गया तो मैटर क्यों नहीं उठा? परशुराम रॉय, स्कूल प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, ये 2 चीजें, 2 लोगों का नाम आया शामिल है और तीसरा और भी नाम बता रहा हूं मैं आपको। फोन की जांच करने पे 30 छात्रों की लिस्ट निकल कर आई। 7 लाख रुपए नगद बरामद हुए, 2.3 करोड़ रुपए बरामद हुए। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या इतने सबूत कम होते हैं क्या किसी भी पेपर को कैंसिल करने के लिए? अभी आज ये मैटर ही नहीं है कि आप 1000, 1500, 2000 कितने लोगों का अभी तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। धीरे धीरे तथ्य आएगा उनके सामने तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि पेपर कैंसिल होगा। लेकिन अभी की तारीख में सरकार ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट पर तो अच्छी बात है, आपने डाल दिया कि अब फैसला उनके हाथ में। सरकार ने क्या एक्शन लिया? इतने बच्चे जो आज सड़कों पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, इतने बच्चों को भविष्य अपना नजर नहीं आ रहा। कितनी मेहनत। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक जो अटेम्प्ट होता है, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, हर पेपर में ऐसा होता था। अटेम्प्ट आपने हटाकर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा भी किया और बहुत बुरा भी किया है कि एक बच्चा हर बार 2-2 नंबर, 5-5 नंबर से पीछे रह गया। इस बार मैंने इन्विजिलेटर की ड्यूटी की थी तो मैंने वहां देखा कि 5वां, 6ठा अटेम्प्ट बच्चा कर रहे हैं। 24-24 साल का बच्चा एक ये सोचकर कि पिछली बार गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं मिला, उनकी हैसियत नहीं है प्राइवेट कॉलेज की, तो कुछ नंबर से रह गए तो इस बार वो कवर कर लेंगे। हुआ क्या? पिछली बार उनका 18,000 रैंक था, इस बार उनका 54,000 रैंक है। तो मिला क्या आपने? आपको किसी की कोई संवेदनशीलता नाम की तो चीज ही नहीं बची है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे पीड़ा होती है, मैं इसलिए मैं बात को रख रहा हूं। मुझे इन चीजों का डर नहीं है कि हाँ क्या है, कौन क्या समझता है, क्यों कौन क्या कहेगा। हाँ, ये गलत जरूर है कि उन बच्चों के जगह मैं खुद को रख कर देखूं तो मुझे लगता है कि वाकई में कि हम अपने कहते हैं ना कि एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हम क्या फर्ज निभा रहे हैं। अपना पेट पालना तो कुत्ते भी पेट पाल लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी हर किसी की चली रही है।
तो फिर हम अपना फर्ज क्या अदा कर रहे हैं कि एक नागरिक होने के नाते अगर मेरी थोड़ी सी पोजीशन है कि मैं आवाज उठा सकता हूं तो क्यों नहीं उठा रहा हूं मैं। कि आप उन बच्चों को देखें जो पिछली बार 5 नंबर से रह गए और इस बार तो वो रैंक में ही नहीं नजर आ रहे, नंबर एक्स्ट्रा है तब भी नहीं नजर आ रहे। कई लोगों के ऐसे इंटरव्यू में टीवी चैनल पे देख चुका हूं कि पिछली बार उनके 580 थे, इस बार उनके 620 है। पिछली बार उनका रैंक बहुत ऊपर था, इस बार रैंक फिर भी गिर के 62,000, 52,000, 58,000 ऐसे हो गया। कहां से मिलेगा उनको? कोई उनके दिल पे क्या बीतती होगी? जो अभी कहते हैं ना कि 22-22 हजार बच्चों ने सुसाइड किया, सरकार के आंखें बंद हो गई है। ऐसी सरकार की फिर जरूरत किस लिए है? किस लिए चुनाव का पर्व मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि ऐसे ऐसे गुनहगारों को हम संसद में भेज दें और वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए और आकर मीडिया के सामने ये कहे कि इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इतने सबूत क्या कम होते हैं? ये सारे सबूत कब के हैं? पहले फर्स्ट वीक ऑफ मई। पहली बात तो इसको मीडिया बहुत बड़ा गुनहगार है जो जिसने इस मुद्दे को उस समय नहीं उठाया। शायद अगर उस समय इतने मुद्दे को तेजी से उठाया गया होता, चुनाव का वक्त चल रहा था, तो इस पर जरूर एक्शन होता। और जो लोग मीडिया और भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लीन है, हो सकता है आज उनके ऊपर नहीं बीती है, लेकिन कल को अपने आप को पोजीशन में रख के देखे, उनको एहसास होगा कि ये वाकई में गलत हो रहा है ना। यही तानाशाही होती है, इसी को कहते हैं संविधान खतरे में। और कोई संविधान खतरे में नहीं होता कि एक किताब है उसको फाड़ के फेंक दिया तो संविधान खतरे में होता है, बिल्कुल नहीं होता। उससे संविधान खतरे में ही होता है जबकि मीडिया जैसी एक संवैधानिक बॉडी और जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपना काम करना छोड़ देते हैं, दबाव में आ जाते हैं, प्रश्न पूछने की प्रथा खत्म हो जाती है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है बार बार। संविधान इससे खतरे में आता है ना। एक बार में नहीं आता है कि एक बार में उत्तर कोरिया नहीं बन गया या रूस नहीं बन गया, उसमें टाइम लगा है। 2-3 एक टेन्योर, कहते हैं ना कि आजादी मिलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन गुलामी के लिए 5 साल काफी है। कोई एक भी सरकार अपनी पॉलिसी गलत तरीके से बनाकर अटैच करके बना सकती है। तो यहां मैं चीजों को सबूत दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचिए, आप इस पे विचार करें। कई लोगों को इस पे भी आपत्ति आ जाती है कि मैं ये वीडियो क्यों शेयर कर रहा हूं या क्यों दे रहा हूं। उनको ये सोचना चाहिए या तो वो भी खुद करें ऐसा, है ना। अवेयरनेस, एजुकेशन कहां से आती है लोगों में? कोई ना कोई तो ये भूमिका निभाएगा ना, चाहे मैं होऊंगा या कोई और होगा, कोई ना कोई तो इस भूमिका में आएगा। सारी जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति की तो नहीं है या सरकार की नहीं है। हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को उठाए, सामने रखे। अगर उसको गलत लगता है, सबकी नजरिया सोचने का अलग अलग होता है। मुझे अगर मेरी नजर में कोई चीजें गलत नजर आ रही है तो मैं रखूंगा। हो सकता है मुझे आप करेक्ट करेंगे, अगर मेरे व्यूअर्स है, मुझे उनको लगता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे हाँ यहाँ आप गलत है, मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन इन चीजों पे प्रश्न उठाना छोड़ दें, जी हजूरी करें। हम एक छोटे छोटे कार्यालय में चले जाइए, मैं हर जगह देखता हूं कि वहां के जो बॉसेस हैं उनके सामने वो कर्मचारी एक शब्द बोलने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो कहां उनसे, ऐसे नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बाहर कहीं कुछ बोलेंगे, है ना। वो तो बस दूसरे, वो खुद सोचते हैं हम भी नहीं बोले, दूसरे भी नहीं बोले, क्यों बोले। तो ये गुलाम मानसिकता है। इस आजाद देश में ऐसी चीजें ठीक नहीं है। मैं तो हर बच्चे को भी कहता हूं कि उसे प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। जब तक वो प्रश्न पूछना नहीं सीखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे पीटीआई की जो रिपोर्ट है, और मैंने जो कहा कि जलाराम जो स्कूल है गोधरा गुजरात का पूरा स्कूल बुक है, तो चेयरपर्सन को क्यों नहीं कार्रवाई की अब तक? प्रिंसिपल को अरेस्ट करने से क्या होता है? आपने ये मान लिया कि प्रिंसिपल ही एंगेज था। प्रिंसिपल तो एक पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल किसी भी स्कूल में चले जाइए, 100 में से 99 स्कूल का जो पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल आपको बंधुआ मजदूर जैसा ही नजर आएगा। किसकी हैसियत है कि ऑनर या चेयरपर्सन से कुछ प्रश्न करे? मैं इस लाइन का हूं, मुझे पता है हर चीज का, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। और क्यों नहीं ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं? हो सकता है उनके पीछे असली चेहरा नजर आए। 100 में से 80 स्कूल तो राजनीतिक लोगों के हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप 100 में से 80 में मिनिमम कह रहा हूं राजनीतिक पार्टियों के स्कूल है, वहां के नेताओं के स्कूल है। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके प्रश्न को उठाएंगे? और उनके ऊपर घास क्यों गिरेगी? उनके ऊपर गिरेगी तो नेताओं तक बात चली जाएगी ना। तो इसलिए कौन है सबसे सॉफ्ट टारगेट है? जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इन्विजिलेटर है, चाहे वो प्रिंसिपल है ना। कोचिंग वालों को भी आप कह सकते हैं कि हाँ कोचिंग वाले, लेकिन कोचिंग वाले क्यों आए ऐसे इतने? जब वो बेचारे एग्जाम ही नहीं दे पा रहे बेचारे, तो क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं नौकरी कर अपना गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी वो कर नहीं सकते, पढ़े लिखे, तो उस धंधे में आप उनको बदनाम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। गरीब आदमी ही सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको बहुत आसानी से कोई भी टारगेट करके चला जाता है। इसको समझने की जरूरत है।
मैंने यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं कि जो जो नाम आए उसमें क्या था, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, तुषार भट्ट, है ना, जो टीचर थे फिजिक्स के, जिन्होंने पेपर जैसे कहा कि जो भी पेपर है आधा छोड़ दो बाकी हम कर देंगे। इतने टाइम बाउंड एग्जाम था तो फिर कैसे पेपर में ये चीजें पॉसिबल थी, यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ थी। इसके बाद एक आरिफ वोहरा थे, ये वोडाफोन बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट थे और ये बीजेपी से ताल्लुकात रखते थे, तो ये भी पकड़ में आए। उसके बाद विभोर आनंद थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिमांशु सोलंकी ने इनको, विभोर आनंद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिमांशु सोलंकी स्टेटेड, है ना, इन्होंने बात की पीटीआई की खबर से, दो चीजें हैं। इसके बाद स्कूल टीचर आरिफ वोहरा जो है, मैंने अभी आपको बताया ही कि वो फंक्शनरी है बीजेपी के और वो जय जलराम स्कूल से रिलेटेड थे। इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई आरोप लगाए, लेकिन मीडिया में इतनी कवरेज मैंने तो नहीं देखी, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में मैंने इंडियन एक्सप्रेस कह लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कह लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स कहिए, अलग अलग मैंने न्यूज़पेपर को खंगालने की कोशिश की और उसमें वो बातें आई कि 30 लाख से 50 लाख जब मांगे जा रहे हैं और 3 रिमाइंडर्स के बाद भी जवाब क्यों नहीं मिला, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। 12 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन था, 2.3 करोड़ मिले, कई चेक मिले, तो आखिर ये लोग कौन थे? और अगर आप एक बार के लिए दोबारा पेपर रिकंडक्ट कर दें तो अपने आप वो लोग पेपर जिन्होंने पैसे दिए वो मांगने चले जाएंगे, पकड़ में आएंगे सभी बारी बारी से। तो क्यों नहीं सरकार कर रही है अब तक, क्यों चुप होके बैठे हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। इसके बाद 3 सेंटर और आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें थे विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरियाणा के स्कूल से है, हरदयाल पब्लिक स्कूल और एसआर सेंट्रल पब्लिक स्कूल। अब देखिए अलग अलग जगह अलग अलग आरोप है ना। पेपर देर से क्यों दिया गया तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, उतने समय में क्या कहीं और पेपर लीक किया गया क्या? अगर कहा ना कि अगर कोई बड़े लेवल पे एंगेजमेंट है तो चीजें बहुत आसानी से नहीं आएंगी, जांच का विषय है। लेकिन जांच का विषय है तो है, जांच तो होनी चाहिए, है ना। संतुष्टि बच्चों को तभी मिलेगी ना कि जब एक तो जो असली गुनहगार वो पकड़ में आए, ये नहीं कि ऊपर आपने छोटे छोटे टारगेट को अंदर किया, बाद में उनको बाहर निकाल दिया। अब इसमें 6 स्टूडेंट्स है, 5 लड़के थे, जिसमें एक जैसे 720 मार्क्स ग्रेस मिल जाना, ये सब क्या है? 1563 बच्चों को जो ग्रेस की बात उन्होंने बाद में की। एनटीए बार बार किसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा था? ये भी तो इन बड़े बड़े जो महानुभावों का मैंने जो नाम लिया है, उनको ये जवाब देना चाहिए देश को। आइए, आपको बहुत मीडिया में आने का शौक है, आप मीडिया में आकर झूठ बोलते हैं तो बोलिए, बताइए कि आप किसको बचा रहे थे। आपने क्यों कहा कि ग्रेस मार्क्स का कोई वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विलंब नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत सारी बातें की। तो अरेस्ट क्यों हुए थे? क्या एक्शन हुए? क्यों नहीं रिमाइंडर्स जब उन्होंने भेजा आपने उनको पेपर दिए, है ना? तो उसका जवाब भी उनको आकर देना चाहिए। 67 बच्चों को एक ही बार में टॉप कैसे कर गए? और कर गए तो उस पर आपने क्या उनको आपने क्रॉस चेकिंग करने की कोशिश की क्या? पूरा सर्विलेंस पे था, पूरा आपका जितने भी सेंटर थे, तो ये सब चीजें क्यों हो गई? मैं तो खुद कह रहा हूं ना कि मैं खुद सेंटर पे था, मैं खुद समझता हूं कि इतनी हाई सिक्योरिटी थी हर जगह, तो फिर ऐसी घटनाएं हो कैसे जाती हैं? क्या अमीर बच्चों के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, केवल सारी ये सिक्योरिटी गरीब बच्चों के लिए होती है क्या? मैं तो उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मिनिस्टर से भी पूछना चाहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर जी से भी पूछना चाहता हूँ कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है ना कि सभी मिनिस्टर का मिनिस्टर है वो। अगर उनके सत्ता में कहीं कुछ गलत होता है तो उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद जो चीजें यहाँ आई, कंफ्यूज ओवर, उन्होंने कुछ ने कहा 2 ही MNOP सेट थे, एक जगह PQRS थे, एक जगह 2 ही सेट आए, बच्चों ने फिर आवाज उठाई, बहुत सारे लफड़े हैं इसमें, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं कई चीजों को ना, मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ कि बातों को मैं रखते वक्त कई चीजें अंदर से निकलती और मैं वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं बात को, तथ्य को आपके सबूत के साथ अटैच भी करूंगा इसमें। इसके बाद जो अभी कई, जैसे मैंने कहा ना कि सेंटर पे इम्पर्सनेशन का भी केस नजर आया। अब तो ऐसे भी मामले आए हैं जहां पे बच्चों की जगह दूसरे बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे, दूसरे कॉलेज के बच्चे थे। एक तो पावापुरी का महावीर मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में आ गया है अब नया, है ना। मेडिकल इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी पहले के क्वालिफाइड थे वो एग्जाम दे रहे थे दूसरी की जगह, ऐसे ऐसे बच्चे पकड़ में आए हैं, है ना। विद्या मंदिर का एक जगह नाम मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैंने कहा ना कई न्यूज़पेपरों को खंगाला है मैंने, इसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई है, उसमें गिरफ्तार किए गए लोगों में सरकारी मेडिकल कॉलेज के 2 एमबीबीएस छात्रों के साथ साथ वो लोग भी शामिल है जिन्होंने इस साजिश में मदद की थी। कार्रवाई के दौरान 4 मोबाइल फोन, 1 कार जब्त की गई। अब ये इतनी गिरफ्तारी हो गई है और हम कह रहे कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, कितना मतलब देश के लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है। मैं तो कई चीजों को देख रहा हूं कि इतना बेवकूफ समझा जा रहा है कि उनको लगता है कि कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन ही किसी से नहीं किया जाएगा, है ना। और जनता कोई कुछ नहीं समझ रही, हम सभी तो बावले हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गिरफ्तारियां हो गई, इतना सब कुछ हो गया और सरकार अभी भी प्रधान जी आके, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे कहीं कुछ नहीं लीक हुआ है। पता नहीं, और मुझे तो लगता है कि कल को कोई मुझे भक्त टकराएगा तो कहेगा हाँ वाकई में जब प्रधान जी ने कहा तो नहीं लीक हुआ होगा, और अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो बिल्कुल ही लीक नहीं हुआ होगा। मतलब इस तरह के विचार वाले लोग कहां से, अभी कैसे ब्लाइंड, कहते ना ब्रेन वॉश हो जाता है। बिल्कुल हमें कमियां ही नजर नहीं आती। प्रश्न करना तो चाहे किसी की भी सरकार हो, विपक्ष में बुद्धिजीवियों का बैठने का काम है, मीडिया का काम है। सरकार से प्रश्न पूछना ये मीडिया का काम है। बुद्धिजीवी वर्ग, लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स थे उनका काम है ये, है ना। बड़े बड़ी क्रांतियां इन्हीं चीजों पे हुई है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति देखे, चाहे वो रूस की देखे, बहुत सारे इनमें रोल है इन लोगों का। पता नहीं फिर क्यों डरते हैं, फिर क्यों सब ऐसे सोचते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है वो एविडेंस तो नहीं है, वो कह ही रहे हैं जब तक एफआईआर रजिस्टर हो गया है शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पटना में, वो भी 5 तारीख को हुआ, तो फिर 13 पर्सन अरेस्ट क्यों किए गए। और मोदी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी जी को ही अपॉइंट किया था और बाद में उन्हीं को कह दिया कि आप जांच करिए। बहुत बढ़िया जी, कितने बढ़िया महान व्यक्ति हैं आप तो, कि आप उसी व्यक्ति को कह रहे हैं जांच करिए जिसके पास जिम्मे में ये एग्जाम कराने की जिम्मेवारी थी। और मैंने उनका लिंक बता ही दिया है कि आरएसएस से कैसे लिंक था, कैसे एमपीपी के बने। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ठीक है, कई बार अप्रोच लगाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने, लेकिन हाँ प्रश्न का तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी पद पे जिम्मेवारी पे थे तो आप उसमें अगर गलतियां हुई है, कमियां हुई है, तो आप भाग तो नहीं सकते उस जिम्मेवारी से, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, मुझे जो लगता है। बाकी ना दे बात अलग है। अब जो कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स, जैसे मैंने कहा कि मीडिया, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सवाई माधोपुर की भी घटना, वहां पे बताइए हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर थमा दिया गया, बच्चे खुलेआम वॉकआउट कर गए। कितना बढ़िया, कितनी पुलिस फोर्स थी आपकी, कितना बढ़िया सिस्टम था, और आप फिर क्या कर रहे थे। और तो देखिए और भी प्रॉब्लम्स हुई, लेम एक्सक्यूजेज सबसे बनाने लग रहे हैं। एससी ऑर्डर को कोट कर दिया इन्होंने, कहा कि एससी ऑर्डर है कि टाइम को तो हम दे सकते हैं, बहुत बढ़िया जी। उस एससी ऑर्डर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसमें 2018 का कोई मैटर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लागू नहीं होता, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं। यानी कि ये भी आप झूठ परोस रहे थे। तो आपको ये नहीं पता था कि जो बच्चे हैं, खासकर जो नीट क्वालिफाई करना चाहता है बच्चा, उनके पेरेंट्स भी एक तरीके के मान कर चले कि 80-90% तो एजुकेटेड फैमिली है ही, वो जो बच्चे को वहां तक लेकर आया है। तो आप क्या उनसे इतनी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इस पे ऑर्डर की कॉपी को पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस पे लागू नहीं होगा। तो अब फिर हम ऐसे एनटीए की जो चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है, उनको हम क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अगर मिनिस्टर बचा रहे हैं यानी कि वो जिम्मेवार है। साफ साफ प्रश्न है ये, इस पे प्रश्न मैं उठा रहा हूं, आगे उठनी भी चाहिए और इस पे चीजें आनी चाहिए सामने। उसके बाद जो है रेजिग्नेशन नहीं हुआ अब तक। पहले आए दिन हम लोग देखते थे कोई घटना घटी नहीं कि रिजाइन किए जाते थे। नैतिकता तो आजकल बची नहीं है। कोई कहता ही नहीं कि हम रिजाइन तो करेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई कुर्सी से हटके तैयार नहीं है। तो फिर गलती हुई है तो गलती पे कोई तो गुनहगार होगा ना। उसके बाद जो वडोदरा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी अरेस्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेंसी वगैरह, और मैंने कहा है कि तो बीजेपी के भी हैं उसमें। तो ये सब जो तार है आपस में कब तक जोड़े जाएंगे। और जब तक तो एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए, पेपर को सीधा कैंसिल किया जाना चाहिए। जब पेपर ही लीक हुआ है तो साफ सी बात है, पेपर कैंसिल करिए, दोबारा करिए। 400 करोड़ के आसपास आपने पैसे इकट्ठा जो बच्चों से किए हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उनका भरोसा बना रहे आपके ऊपर, और इसके लिए दोबारा पेपर भी किया जाना पड़े तो करना चाहिए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। और ये भी है कि इसमें जो रियल डॉन है वो कौन है, ये तो सोचना पड़ेगा।
कि जब एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कहने लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई दाल में काला है, कोई बातें हैं, तो फिर एक्शन कौन लेगा इसके ऊपर? एक्शन तो लेना पड़ेगा। और फिर बचा कौन रहा है? बचा जो रहा है वही गुनहगार है। 3 रिमाइंडर्स का भी जवाब गोधरा गुजरात का फुल सेंटर बुक था। जो जो चीजें, ऑपरेशन ग्रुप अरेस्ट करते हैं 5 लोगों को, प्रिंसिपल भी है। सवाई माधोपुर की घटना हो गई, रैंक इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स। मैंने कहा ना, अभी कई ऐसे आप जो मैं देख रहा था कि जो 18,000 रैंक पे थे वो आज 55,000 के नीचे चले आए। क्यों आए? क्योंकि उनके मार्क्स तो पहले जैसे हैं या पहले से 5 या 10 नंबर ऊपर ही हैं, लेकिन रैंक बढ़ गए। आप ये बताओ कि जब 700 प्लस मार्क्स वालों की संख्या इतनी होगी, 3 गुना है, 300% के आसपास इंक्रीज है। आप पिछले साल को कंपेयर करके देख लीजिए, पिछले 4 साल को भी आप कंपेयर, मैंने पूरा कंपेयर किया है और मैं अटैचमेंट जो जो चीजें होंगी उसका डालूंगा। 300% इंक्रीज में है, इंक्रीज हुआ है। तो उतने कॉलेजेस क्यों नहीं बना रहे आप कि इतनी धांधली की नौबत आ रही है? एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 1-1 करोड़ रुपए जमा करेगा, तो फिर गरीब आदमी कहा जाएगा। और फिर आप उसको, ये भी नहीं है कि वो बहुत ही सारे गरीब गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके लिए रास्ता क्या छोड़ा है आपने? इसके बाद जो है मीडिया, सबसे बड़ी प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से उठा रहा हूं कि मीडिया, अगर इस तरह की मीडिया देश को है तो ऐसी मीडिया देश को नहीं चाहिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाना होता है और कुछ नहीं होता है। शुरुआत से बहुत बड़े बड़े नारे, बहुत बहुत चीजों को दिया और इतना कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की है उन्होंने कि लोकतंत्र सही हद में, बिल्कुल ही सही तरीके का लोग देखकर ही सोचते हैं कि विचारधारा बना लेते हैं। अगर मुझे कोई ये कहने लग जाए बार बार कि हाँ वही नेता जीतेगा, तो मैं सोचूंगा यार वोट क्यों खराब करूं, उसी को वोट दे देता हूं। ये तो आम विचारधारा होती है। ऐसे मगर 30-30, 40-40, 50-50 सीटों पे असर डाल रहे हैं, तो हम लोकतंत्र के हत्यारे तो खुद हैं। और इसके लिए मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जितने भी जंगल में चुनाव, मैंने कविता जो ली थी यूट्यूब पे डाला हुआ है, पब्लिश भी कराऊंगा मैं बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि अभी पब्लिश नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा, कराऊंगा मैं उसको पब्लिश। लेकिन मैंने उसमें हर जगह ये चीजें कही है कि मीडिया बहुत बड़ा गुनहगार है। वो कॉर्पोरेट, हालांकि मीडिया गुनहगार क्या, कॉर्पोरेट है, कंपनी है वो। अब वो नहीं है टीवी 18, कोई ये नहीं है मीडिया चैनल है, वो एक उसके मालिक है, जो जैसा कह रहे हैं वैसा वो दिखा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वो काम ही हो गए, दलाली पहले हो गई है। और इस तरीके पे क्वेश्चनिंग करना, और फिर वो कहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। काय का मान सम्मान मिले? आप इतनी भी मान मर्यादा नहीं रख रहे, तो फिर किस बात की मर्यादा? आपको 5 मई से लेकर जब 4 जून तक रिजल्ट आया था, तब तक ये चीजें नजर नहीं आ रही थी कि नीट का पेपर लीक हुआ, इसके एविडेंस थे, इतने लोग अरेस्ट हो चुके थे, और आप इस पे आवाज भी नहीं उठा पा रहे थे, किसी के सामने बात नहीं है। तभी तो उनकी इतनी मनोबल बढ़ी ना कि उन्होंने रिजल्ट तक डिक्लेयर कर दिया 4 तारीख को। उनको पता था कि मीडिया तो खुद का है हमारा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बात अलग है कि उनसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक हो गए। कहते हैं ना, भगवान भी ऊपर होता है ना, भगवान भी कहीं ना कहीं तो है बैठा हुआ ना, वो तो देख ही रहे। जैसे कि इन चीजों को कहीं ना कहीं तो मदद कर ही रहा ना, उसने मदद की ऐसे कि ऐसी चीजें उजागर हुई हैं और जनता के बीच में चीजें आई हैं। और आज सारे बच्चे, जो युवा वर्ग और जो भी लोग हैं, आगे आए हैं निकलकर, सरकार पे दबाव बनाए कि सरकार इस पे पुनर्विचार करे, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी पेपर कैंसिल भी करके दोबारा भी लिया जाए और आगे के लिए एक सबक बने। लेकिन हाँ, जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं और जिन लोगों ने भी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है, उनको इसकी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी डिमांड है। मैं अपनी तरफ से, मैं कहा ना, मैं अपनी तरफ से एक आम नागरिक होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है इस बात का कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुनहगार पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, है ना। निश्चित तौर पे मैंने अभी दोनों एनटीए का, जिसको बार बार गुनहगार, उसके नीचे तो पीछे तो दिखाया नहीं जा रहा कि उसके पीछे भी कौन है, कहां से वो लोग उस पद पे आए। 2017 में बनाया गया, 18 से पेपर हुए, 18 में उनको लाया गया, 20 में उनको, 19 को लाया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों लाया जा रहा है? आप ट्रांसपेरेंट जो है, एक जो सीनियर होता है सीनियरिटी के आधार पे करिए। किस लिए आईएएस की लॉबी को इधर से उधर पटका जाता, लाया जाता है? निश्चित तौर पे इसके पीछे लॉजिक है, कारण यही है कि ये सब काम कराए जाते हैं। हो सकता है दबाव में कराए जाते हैं, हो सकता है कि हर कोई सत्ता सुख हर कोई चाहता है, ये भी है, माय साइकोलॉजी है ये। इस लालच में भी आकर लोग करते हैं, और एक ग्लैमरस लाइफ है नेताओं की, उनके साथ आने के लिए भी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी एक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है
देश की जनता के प्रति, उन गरीब बच्चों के प्रति जो इतनी उम्मीदों से इस पेपर का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे काम करेगी, इस पे एक्शन लेगी। और मैं जितने भी जो मैंने वीडियोस के न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, इनको मैं बीच बीच में अटैच करूंगा, आप इसको देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और ये जो नीट वाला जो पेपर की तरह और भी कोई पेपर अब आगे लीक ना हो, इसके लिए सख्त कानून बने। हालांकि कानून तो बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और उसे चाहे सरकार, अब राजस्थान में हम कहें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे भी पेपर लीक हुए लगातार, है ना। हाँ, बिहार में अभी जब तेजस्वी और उनकी सरकार थी तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो गए तो वो पेपर लीक हो गया, थर्ड पेपर जो थी। लेकिन उसके पहले जो 2 पेपर हुए उसमें बहुत ही गरीब बच्चों का भला हुआ है, तो उनकी दुआएं जरूर लगेंगी, आज नहीं तो कल लगेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि नौकरी देना सरकार का काम है, कि कोई बेरोजगार ना रहे, कोई भूखा ना सोए, ये सब तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया जो उनको दिख नहीं रहा, है ना। चाहे वो खाद पे लिया या चाहे बीज पे लिया, चाहे वो हमने पेट्रोल और उसके ऊपर जो डीजल से ही तो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, वो तो 10,000 रुपए ले लिए और 500 रुपए उनके खाते में डालकर हम वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता तो इतनी तो बेवकूफ नहीं है जितना बार बार समझा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस कोशिश में कामयाब हो पाया हूंगा कि मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप इस पे सोचे, विचार करें। अगर आपको लगे कि मैंने अपनी बात सही तरीके से रखी है और तथ्य के साथ रखी है, मेरा सिर्फ यही है कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सत्ता चाहे किसी के पास भी हो, है ना। प्रश्न पूछे जाने चाहिए और किसी भी बच्चे के साथ ऐसा अत्याचार, अन्याय नहीं होना चाहिए। कल को वो उसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा जब हर एक युवा अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझेगा और सत्ता से प्रश्न करके आगे अच्छा काम करेगा। देश हित में यही मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए, उनकी बनो। और दूसरी एक चीज और भी कहूंगा कि जिन बच्चों का भी रिजल्ट खराब हुआ है, इसको दिल पे ना ले, वो आगे फिर से मेहनत करें। हिम्मत हारने से काम नहीं चलता है। उम्मीद है कि उनका ये री एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन उसके बाद भी प्लान आगे भी रखें कि हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, आगे और मेहनत करें और अच्छी तरह से मेहनत करें। और उम्मीद है कि उनका उज्जवल भविष्य होगा, देश के विकास में वो अपनी पूरी भागीदारी देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।